Hi, dear students. I welcome you all in your own YouTube channel, Bharat Exam Academy. Dear students, हमने आपके लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपको करंट इवेंट्स रिवाइज कराते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, पहले ही हमने आपके लिए एक लेक्चर अपलोड किया है, सो आपने पहला लेक्चर ज़रूर अटेंड करना है। इसके बाद आप ये सेकंड लेक्चर भी ज़रूर देखोगे। डियर स्टूडेंट्स, आप इन लेक्चर्स को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर को जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो आपने पहले लेक्चर को ज़रूर देखना है, उसके बाद आप हमारा सेकंड लेक्चर भी देखोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर जो पिछले साल न्यूज़ में रहा है काफ़ी हद तक एंड दुनिया में पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, तो आप ये ज़रूर याद रखोगे, वो है हमारा लिग्नोसेट प्रोब। आपसे पूछा जाएगा बताइए लिग्नोसेट प्रोब क्या है। तो लिग्नोसेट प्रोब है दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट। लिग्नोसेट प्रोब इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। ये आप पहला पॉइंट याद रखोगे अबाउट लिग्नोसेट प्रोब। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखोगे, इस लिग्नोसेट प्रोब को मिलकर लॉन्च किया है नासा ने, जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, एंड जाक्सा ने, जो जापान की स्पेस एजेंसी है। मैं रिपीट करता हूँ, लिग्नोसेट प्रोब दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट है एंड इस सैटेलाइट को मिलकर बनाया है नासा ने एंड जाक्सा ने। नासा अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस रिसर्च एजेंसी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा इनसैट 3DS। इनसैट 3DS इंडिया का एक वेदर सैटेलाइट है, यानी इनसैट 3DS के ज़रिए हम वेदर की स्टडी करेंगे। ये सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने। इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटका में हमें देखने को मिलते हैं। इनसैट 3DS को GSLV MK सेकंड F-14 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखोगे। एंड इस इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया फ्रॉम श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। रिपीट करता हूँ, इनसैट 3DS इंडिया का एक वेदर सैटेलाइट है। इस इनसैट 3DS को लॉन्च किया है इसरो ने एंड इस इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया बाय यूजिंग द रॉकेट GSLV MK सेकंड F-14 एंड इस इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया फ्रॉम श्रीहरिकोटा, जहां पर हमारे इसरो का एक स्पेस स्टेशन है और लॉन्चिंग पैड है जहां से इसरो अपने सैटेलाइट्स को और अपने मिशंस को लॉन्च करता है। आई होप ये सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। चलो मूव करते हैं अब नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 4th एडिशन हुआ है इन 2024, वो हुआ है गुवाहाटी असम में। कहाँ पर? गुवाहाटी असम में हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4th एडिशन इन 2024। ये आप याद रखोगे, कल को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का टाइटल और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स किस यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। तो पहले नंबर पर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है?
इन आवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 गोल्ड मेडल्स, 28 सिल्वर मेडल्स एंड 21 ब्रोंज मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। एंड सेकंड नंबर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो यूनिवर्सिटी रही है वो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ये आप याद रखोगे। रिपीट करता हूँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4th एडिशन हुआ है गुवाहाटी असम में। यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स को जीतकर। एंड सेकंड नंबर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आई है। अब हम मूव करते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स के ऊपर। अब हुआ है लास्ट ईयर यानी 2024 में 77th एडिशन ऑफ ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जिनको हम बाफ्टा अवार्ड्स भी कहते हैं। अब हम देखेंगे ये जो बाफ्टा अवार्ड्स है और ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स है, इनमें विनर्स कौन रहे हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर के अवार्ड किसे मिला है, तो याद रखोगे किलियन मोर्फी को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द मूवी ओपनहाइमर। नेक्स्ट, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इम्मा स्टोन को फॉर द मूवी पुअर थिंग्स। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलान को फॉर द मूवी ओपनहाइमर। मैं रिपीट करूंगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछा जाए तो योर आंसर शुड बी किलियन मोर्फी। अगर पूछा जाए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2024, ये मिला है इम्मा स्टोन को फॉर द मूवी पुअर थिंग्स। अगर पूछा जाए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, ये मिला है क्रिस्टोफर नोलान को फॉर द मूवी ओपनहाइमर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे रिगार्डिंग ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जिनको हम बाफ्टा अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के ऊपर। नेक्स्ट यानी इसी साल इन 2024 सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक्ट्स को नल एंड वाइड करार दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं है। अब इन एक्ट्स को आप याद रखोगे। हो सकता है कि पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस किस एक्ट को रिजेक्ट किया है यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। तो इनमें आप याद रखोगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पहला। नेक्स्ट, जो अमेंडमेंट हुए थे फाइनेंस एक्ट 2017, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे इन द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017। उन अमेंडमेंट्स को भी नल एंड वाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। इसी तरह से कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं एंड कंपनीज एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है यानी इनवैलिड करार दिया है। सबसे पहले आप याद रखोगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने टोटली इनवैलिड करार दिया है। एंड जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इन फाइनेंस एक्ट 2017, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड कंपनीज एक्ट 2013, इनमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया है। इन एक्ट्स को इनवैलिड नहीं दिया गया है करार, बट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इन एक्ट्स में उनको इनवैलिड करार दिया गया। ये आप ज़रूर याद रखोगे। अब हम देखेंगे क्यों इनको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दिया है, क्या रीज़न रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स को इनवैलिड करार दिया है एंड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इनवैलिड करार दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने रीज़न ये बताया है कि ये जो अमेंडमेंट्स हुए थे इन एक्ट्स में एंड जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ये है अगेंस्ट टू राइट टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए ऑफ द क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखोगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन एक्ट्स को
इन अमेंडमेंट्स को एंड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इसलिए हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड करार दिया क्योंकि ये वायलेट करते हैं हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप याद रखोगे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी इन 2018, ये आपको याद रखना है। एंड ये किस बजट में अनाउंस की गई थी ये स्कीम? इन द बजट ऑफ 2017, ये आपको याद रखना है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द बजट ऑफ 2017। अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये राइट टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करती थी? इसमें देखो क्या होता है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो भी कोई इंडिविजुअल फंड करना चाहता था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो वो एनोनिमस होता था। यानी मान लो मैं अगर चाहूँगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना चाहता हूँ, पैसे देना चाहता हूँ, तो ये पैसे जो मैं दूंगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ये किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किस आदमी ने और किस कंपनी ने और किस इंडिविजुअल ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड किया है, ये पता नहीं चलता था। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती थी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो अगर इलेक्शन जीतती थी तो वो फिर उनके फेवर में कोई भी डिसीजन लेती थी जिन्होंने इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड किया होता है। ये आपको याद रखना है। यानी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, अगर कोई कंपनी, अगर कोई इंडिविजुअल किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहता था, फंड करना चाहता था, तो वो रिवील नहीं होता था कि किस इंडिविजुअल ने और किस कंपनी ने कितना फंड किया है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को। इस वजह से पॉलिटिकल पार्टी बायस होती थी इनके लिए जो उन्हें फंड्स देते थे। ये आपको याद रखना है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर। अब लास्ट ईयर सिलेक्ट हुआ है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आप याद रखोगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है वो है नवाब सलाम। कौन है? नवाब सलाम। एंड ये नवाब सलाम लेबनान कंट्री को बिलोंग करते हैं। ये आप याद रखोगे। लास्ट ईयर यानी 2024 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट बने हैं नवाब सलाम, जो लेबनान से बिलोंग करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये है वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके 6 ऑर्गनों में से एक ऑर्गन हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूड होता है। एंड इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पहली बार एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में। एंड इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलते हैं हैग, नीदरलैंड्स में। ये आपको याद रखना है। तो हैग जो नीदरलैंड्स की सिटी है, यहाँ पर हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट है हमारा नेशनल वुमेन्स डे। सबसे पहले आप याद रखोगे हमारी कंट्री इंडिया में नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है? तो डेट याद रखोगे 13 फेब को और 13 फरवरी को हर साल हमारी कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट होता है जिसको हम नाम देते हैं नेशनल वुमेन्स डे। एंड ये डे मनाया जाता है, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। ये पूछा जाएगा, बताइए नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 13 फेब। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम मनाते हैं नेशनल वुमेन्स डे? ये है हमारी सरोजिनी नायडू, जिसकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम मनाते हैं नेशनल वुमेन्स डे इन आवर कंट्री। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू आप याद रखोगे ये है इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। कौन है? इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। यानी सरोजिनी नायडू ने इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एंड सरोजिनी नायडू was the first woman president of इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरोजिनी नायडू क्या है? ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस की
पहली वुमन प्रेसिडेंट। एंड सरोजिनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला। एंड सबसे पहले सरोजिनी नायडू को ये टाइटल किसने दिया है? महात्मा गांधी ने, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ द नेशन। ये आप याद रखोगे रिगार्डिंग सरोजिनी नायडू, जिसकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेन्स डे। ये आप याद रखोगे ऑन 13th ऑफ फेब। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है जो आपको याद रखना है। इस योजना के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये एक सेंट्रल स्कीम है एंड इस स्कीम को लॉन्च किया गया विद द पर्पस टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर पैनल्स। हर एक घर के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस स्कीम के तहत ये कहा गया कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी अप टू 300 यूनिट्स। आपको याद रखना है एवरी मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। देखो ये याद रखना है कि ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके तहत 300 यूनिट्स को फ्री प्रोवाइड किया जाएगा हर एक हाउस होल्ड को, जिनकी तादाद रखी गई है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। यानी 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स एवरी मंथ। ये आपको याद रखना है। एंड इसके लिए टोटल बजट रखा गया है 75,000 करोड़। ये आप याद रखोगे 75,000 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट इस पीएम घर मुफ्त बिजली योजना में स्पेंड किया जाएगा। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे हमारी कंट्री में हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 28th ऑफ फेब। ये आप याद रखोगे। तो 28th ऑफ फेब हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? नेशनल साइंस डे। एंड 2024 में इस डे की थीम आप याद रखोगे। 2024 में नेशनल साइंस डे की थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024। तो थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ये आपको याद रखना है। एंड इस डे को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, अब हम ये देखते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है। जो हमारे सर सीवी रमन है, ये कौन है? ये है इंडियन रिनाउंड साइंटिस्ट। जो हमारा सर सीवी रमन है, ये थे इंडिया के एक रिनाउंड साइंटिस्ट। एंड ये जो सीवी रमन है, इन्होंने फैब 1928 में रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था। ये आप याद रखोगे, पूछा जाएगा। एंड इसीलिए हम इस दिन को, इस रमन इफेक्ट को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन 28th ऑफ फेब को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑफ सीवी रमन के रिगार्डिंग ये याद रखोगे कि सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर डिस्कवरिंग रमन इफेक्ट। एंड भारत रत्न भी दिया गया है सीवी रमन को इन 1954। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे। मैं रिपीट करूंगा, 28th ऑफ फेब हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। इस डे को हम 28th ऑफ फेब इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन 1928 में हमारे रिनाउंड साइंटिस्ट सीवी रमन ने डिस्कवर किया है रमन इफेक्ट। एंड इस रमन इफेक्ट की डिस्कवरी पर ही सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। एंड सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। देखो 2023 यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये 2023 का इंडेक्स है, बट दिस इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन 2024। ये आपको याद रखना है। डेटा 2023 की है, लेकिन इसको रिलीज़ किया गया 2024 में। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023
इस लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, ये आप याद रखोगे। एंड इस लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप कंट्रीज रही है इन 2024 और 2023 सिंगापुर। टॉप कंट्री कौन है? सिंगापुर, यानी टॉप किया है सिंगापुर ने। सेकंड नंबर पर फिनलैंड है। थर्ड नंबर पर आपको याद नहीं रखना है वो, तो सेकंड नंबर पर हमारा फिनलैंड है। एंड इंडिया को रैंक मिली है 38th आउट ऑफ 139 कंट्रीज, ये आप याद रखोगे। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स जिसके ऊपर इस इंडेक्स को मेजर किया जाता है। सबसे पहला पिलर कस्टम्स परफॉर्मेंस, यानी किस कंट्री में ट्रेड के ऊपर किस हद तक कस्टम ड्यूटीज लगती है। नेक्स्ट देखा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है किसी कंट्री के द्वारा फॉर द ट्रेड। ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, यानी शिपमेंट्स देखा जाता है कि किस कंट्री में जो शिपमेंट्स होते हैं ट्रेड का वो कितना जल्दी अच्छे से परफॉर्म करता है। लॉजिस्टिक्स सर्विसेज क्वालिटी, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज क्वालिटी देखे जाते हैं, यानी ये देखा जाता है कि ट्रैफिक का मूवमेंट किस तरह से होता है एक कंट्री में फॉर डूइंग द ट्रेड। इसी तरह से कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, कंसाइनमेंट ट्रैक किए जाते हैं एंड ट्रेस किए जाते हैं। टाइम लाइन्स ऑफ शिपमेंट्स, एंड ये देखा जाता है कि शिपमेंट्स में कितना टाइम लिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसके ऊपर हमारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार होता है बाय द वर्ल्ड बैंक, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आया था लास्ट ईयर यानी 2024, वो आप याद रखोगे। इंडिया का पहला स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसने इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बना है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इज द इंडियाज फर्स्ट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या किया जाता है ये आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोड है जिसमें कॉमन लॉ बनाया जाता है फॉर मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एट्सेट्रा, यानी जो भी डोमेस्टिक मैटर्स होते हैं उनके लिए कॉमन लॉ फ्रेम किया जाता है अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लाया नहीं जाता है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो लॉज होते हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, ये आपको याद रखना है। दिस इज एन एक्सेप्शन इन यूनिफॉर्म सिविल कोड। अदरवाइज जो भी हमारे डोमेस्टिक मैटर्स हैं जिनमें मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इनको गाइड किया जाता है अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपको याद रखना है। एंड आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि बिफोर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले गोवा हमारा पहला स्टेट है जिस गोवा में इम्प्लीमेंट हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है पुर्तगीज़ ने, ये आपको याद रखना है क्योंकि गोवा पे रूल करते थे पुर्तगीज़, दैट्स वाई कि इन्हीं पुर्तगीज़ ने गोवा पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया था बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं रहोगे आप। अगर आज़ादी के बाद पूछा जाए कि कौन सा स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो है उत्तराखंड। एंड अगर आज़ादी से पहले पूछा जाए तो योर आंसर शुड बी गोवा, क्योंकि गोवा एक ऐसा स्टेट है जो हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले काम करता था अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन गोवा बाय द पुर्तगीज़। एंड आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशन में किस लॉ में आता है,